बिस्मिल्लाह रब्बे जलील के बाबरकत नाम से अक़ीदतुल फ़िराज ज़वाते मुक़द्दसा की हुज़ूर प्रोग्राम सक्सेस मेंटरी में मैं हूँ आपका मेज़बान हसन फरजादी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात कर पाते हैं ऐसी शानदार शख्सियात से कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय किया और आज वो एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इनका सफ़र ही मशल-ए-राह की हैसियत रखता है। आज जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ़ कराने जा रहा हूँ वो एक एजुकेशनिस्ट है। तालीम याफ्ता नौजवानों की जो तरक्की का जो राज होता है वो असातिज़ा के साथ होता है और असातिज़ा ही होते हैं जो हमेशा उनको गाइड करते हैं, उनको आगे लेके चलते हैं। लेकिन इसके ऊपर मुझे एक शेर याद आता है कि सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर, इमारत जिनके कांधों पर खड़ी है। तो आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। ये शेर बिल्कुल इनके ऊपर पूरा उतरता है। तो आज हम इनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ सर शहाब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रेडिट कॉलेज के CEO हैं और फाउंडर भी हैं, और इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर शहाब। वालेकुम अस्सलाम गज़ल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर, ये 25 साल का आपका तजुर्बा, यानी मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर हमें हर चंद के बहुत ही कम ऐसे असातिज़ा मिलते हैं जिनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस हो एजुकेशन के ऊपर। यानी एजुकेशन के ऊपर आपने शुरुआत पढ़ाई से की और फिर आप बाहर चले गए पढ़ने के लिए। बैकग्राउंड तो कुछ मुझे पता है, तो मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को आप बताइए हमारे प्रोग्राम के साथ से कि ये था क्या, आप पढ़ाई करते करते एजुकेशन का ख्याल कैसे आया कि लोगों को पढ़ाएं? कसम भाई, थैंक यू वेरी मच कि माशाल्लाह आपने ये इनिशिएटिव लिया सक्सेस मेंटरी के नाम से। और बस ये है कि हम जिंदगी में हर कोई एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, कोई अकेले कुल नहीं होता, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं सेल्फ मेड हूँ। बेशक इंसान मेहनत करता है, लेकिन वो देखता है अपने से दूसरे बड़े लोगों को और वो मशल-ए-राह उनको बनाता है और उनको फॉलो करता है। बिल्कुल सही। तो जज़ाकल्लाह, आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि बचपन की कहानी, तो बचपन की कहानी तो यही है कि एज यूजुअल मेरा मोहल्ला जो है वो PCHS का था, तारिक रोड वाला इलाका, और बहुत ही भरपूर ज़िंदगी माशाल्लाह गुजारी। स्पोर्ट्स भी हल्का फुल्का खेला, लेकिन पढ़ाई पे हमेशा एक फोकस रहा। उस ज़माने का पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेहतर था। बेशक जमहूरियत का दौर नहीं था, माशाल्लाह का ज़माना था, वो पॉलिटिकल मसले मसाइल तो बेशक थे, लेकिन एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी थी। O लेवल्स A लेवल्स अभी आहिस्ता आहिस्ता अवामी होना शुरू होता था। उस दौरान जब पेरेंट्स ने ये महसूस किया कि मेरे बच्चे में टैलेंट है, तो अगर उसको हम बाहर पढ़ाई के लिए भेजें, तो उस वक्त मैं बाहर पढ़ने गया। मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ से की, यहाँ से O लेवल्स A लेवल्स किया, सिटी स्कूल से किया, सेंट माइकल से किया। उसके बाद मैं US गया अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। वेस्ट वर्जीनिया टेक मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है, माशाल्लाह अच्छे से वहाँ इंजीनियरिंग की। लेकिन इंजीनियरिंग के दौरान ये महसूस हुआ कि इंजीनियरिंग से ज़्यादा मेरा जो पैशन है और जिस चीज़ में ज़्यादा मैं एक्सेल करता हूँ या मुझे ज़हनी सुकून मिलता है, वो है पढ़ाई। जो पहला साल होता है दैट्स द फ्रेशमैन ईयर, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल सोफोमोर, जूनियर, सीनियर ईयर। इसमें वहाँ आपको मौका मिलता है कि जो कोर्सेस आप पढ़ा चुके हैं वो आप दूसरों को पढ़ा सकते, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कैलकुलस हो एंड सो ऑन। तो मैंने वो पढ़ाना शुरू किया। अब वो मेरे लिए ऑन कैंपस जॉब भी थी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे सुकून मिलता था। और मैंने वहाँ देखा कि माशाल्लाह जिन लोगों को मैं पढ़ाता था उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे इम्प्रूव होते थे। तो मेरे जहन के किसी गोशे में ये मौजूद था कि ठीक है, मैं इंजीनियरिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर कभी मूड हुआ तो पाकिस्तान में मैं टीचिंग भी कर सकता। जब बैक इन पाकिस्तान जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब की तलाश की, जॉब मिल भी गई। लेकिन उससे पहले जस्ट फॉर फन मैंने टीचिंग ऐसी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एड मैथ्स ये मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 1-2 महीने गुजरे थे। अब वो जॉब जिस दिन मैं गया तो मुझे भारी महसूस हो रहा था कि मुझे अपने उस पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो मुझे वो जॉब पे जाने का दिल नहीं चाह रहा था। एक दिन तो मैं जैसे तैसे चला गया, दूसरे दिन मैंने रिजाइन कर दिया। तो मेरी जिंदगी के बहुत ही इब्रप्ट मगर सही फैसलों में से जबरदस्त। तो बस उस दिन के बाद से एवरी सिंगल डे मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ अपनी क्लास में जाने का। मुझे ये महसूस नहीं होता कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने जा रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर इट। सो ये मेरा पैशन है। यानी अगर पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है कि आपको अपने मतलब का काम करने का मौका मिल जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये स्टार्ट जो था आपको पढ़ाने का वो वहीं से हुआ? वहीं से, US से। अच्छा, US में पढ़ा भी रहे थे आप, आगे वहीं रुक भी सकते थे। पाकिस्तान आने का क्या सोचा? बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के उस वक्त हालात अच्छे थे। US में अच्छे खासे जो मेरे दोस्त थे वो वहाँ रुके भी और कुछ उनमें से आई भी। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान
आजकल के हालात के बावजूद आप इस मुल्क के एक फर्स्ट क्लास शहरी हैं। सही है। बेशक मुश्किलात हैं, ठीक है। उस ज़माने के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरे किसी मुल्क में, मेरी राय से लोगों को इख्तिलाफ करने का हक है कि आप किसी मुल्क में अगर रुक भी जाए तो वहाँ कोई दूसरे मुल्क का बाशिंदा आपको आखिर में अगर उसकी कोई झगड़ा हो गया से या किसी बात पे तू तकार हो गई तो वो ये कहेगा गो बैक टू यू केम फ्रॉम। तो मेरे लिए इज्जत नफ्स सबसे बड़ी चीज़ है। माश इम्पोर्टेंट है बट वो सेकेंडरी। अपना मुल्क पाकिस्तान, प्राउड टू बी पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आपने सोचा कि आप पाकिस्तान। एंड नेचुरली मेरे पेरेंट्स भी यहाँ थे, लेकिन खैर वो तो मैं उनको वहाँ भी बुलवा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स के पास यहाँ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। And you came to Pakistan, तो मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आप पढ़ाते भी रहे। कराची ग्रामर में पढ़ाया जी आपने, माशाल्लाह। और इसके अलावा कराची ग्रामर में मैंने 6 साल का अरसा गुजारा। मैंने सिटी में पढ़ाया, बीकन में पढ़ाया, फाउंडेशन, बेबी हाई, लाइसियम एंड लॉट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस। माशाल्लाह एक वक्त में 3-3, 4-4 कॉलेजेस में मैं विजिटिंग फैकल्टी। जबरदस्त। कोई साथ इंस्टीट्यूशन खोलने का कभी नहीं सोचा? ऐसे टीचर्स अक्सर करते हैं कि साथ में कोई ट्यूशन सेंटर। जी, ट्यूशन सेंटर्स भी मैंने खोले थे और मैंने माशाल्लाह पढ़ाया। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस तरह अपॉर्चुनिटी पैदा की कि मैं खुद गुलशन इकबाल में रहता था, लेकिन जो मेरी पढ़ाई का डोमेन था वो क्लिफ्टन डिफेंस था। तो गुलशन में ही कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनसे सलाम दुआ अच्छी हुई, जहन मिले, और फिर ये आइडिया फ्लोट हुआ कि क्रेडो कॉलेज खोला जाए। क्रेडो का मतलब है वी बिलीव, जैसे इस्लामियत इंग्लिश का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रीड, अकीदा, ईमान। तो हमने इस पैशन के साथ खोला कि गुलशन इकबाल के इलाके में इस तरह का इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए बच्चे 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। तो ब्रिज के पार वाली सहूलियत, अब तो बहुत सारे ब्रिज बन गए, उस जमाने में तो क्लिफ्टन वाला लिविंग ब्रिज ही था। तो उस सेंस में कि ब्रिज के पार वाली सहूलियत बट एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हम माशाल्लाह उस यहाँ के लिए वो बच्चे जाते थे। फॉर एग्जांपल किसी को ये होता है कि शायद मैं उस क्राउड में हैंग करूं, लेकिन उसमें उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है ग्रूमिंग, जिसके लिए वो जाता है। नंबर 2 एकेडमिक्स। तो माशाल्लाह हम जो है खुद टीचर्स हैं, मैं मेरे साथ सर रुहेल, सर सुहेल, तो हम जो टीचर्स हैं, हम जो पढ़ाते हैं, तो माशाल्लाह से हमारा अपना फोटे बहुत मजबूत है। सारे जो टीचर्स हैं हमारे कलीग्स हैं, तो माशाल्लाह हमारा एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि जब बच्चा हमारे वहाँ से निकल के किसी यूनिवर्सिटी में जाए, और माशाल्लाह IBA जो है वो ऐसा लगता है कि क्रेडो का दूसरा कैंपस है, इतने माशाल्लाह बच्चे जाते हैं। क्या बात। और नस्ट हो गया, फास्ट हो गया, GIK हो गया, हबीब यूनिवर्सिटी हो गया, डाव हो गया, तो माशाल्लाह हर फील्ड में बच्चे जाते हैं। तो उनके अंदर जो ग्रूमिंग होती है वो माशाल्लाह हम यहाँ के इवेंट्स वगैरह से इस तरीके से करते हैं कि वो वहाँ जाके इवेंट लीड करते हैं। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि IBA का एक प्रोग्राम होता है एनेक्मा, जो कि एक स्टूडेंट प्रोग्राम है। आई थिंक 1.5 या 2 करोड़ का उसका स्पॉन्सरशिप का बजट होता है। तो माशाल्लाह से उसका जो हेड था वो हमारा ग्रेजुएट, उसके जो 5-6 जो मेन काम करने वाले लोग थे वो माशाल्लाह क्रेडो थे। तो IBA में जाके जहाँ पूरे कराची की क्रीम आ रही है, आउटशाइन करना हमारे लिए बहुत ही इज्जत इफ्तिखार की बात है। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जब ये खोलने का आपका स्टार्ट करने का हुआ तो आपको क्या दुश्वारियाँ थी? मेरे ख्याल से जैसे किसी भी एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला जब आप काम करते हैं तो आपको हर चीज़ पहले से पता नहीं होती, इट्स नॉट बाय द बुक। तो माशाल्लाह से मेरे जो पार्टनर हैं सर रुहेल, तो उनको माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों का आइडिया था। मुझे तो टू बी वेरी फ्रैंक पढ़ाई वाली चीज़ों का ज़्यादा होता, लेकिन माशाल्लाह सर रुहेल का एजुकेशन का भी था, सर रुहेल का बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी माशाल्लाह उनका बहुत अल्लाह ताला ने वसी जहन दिया है। तो उस तरीके से बहुत ही विनिंग कॉम्बिनेशन हुआ जिससे माशाल्लाह क्रेडो को आज इस मकाम पे पहुंचा है। ठीक हो गया। ये सफ़र जारी है और क्रेडो चल रहा है। क्रेडो कॉलेज आपने बनाया 2016-17 ठीक है। उसके बाद जाके ये आगे आपने और इसके अंदर क्या स्कूल बनाया जी, ठीक है, A लेवल O लेवल के बिल्कुल ऑल द वे टिल प्री स्कूल। ये कैसे हुआ, थोड़ा उसकी मैं बिल्कुल बताता हूँ। 2016 में हमने सोचना शुरू किया, सही है, उसके लिए जो मेहनत थी वो की। 2017 में A लेवल का कैंपस लॉन्च किया। ओके। 2018 में एक और कैंपस में O1, O2, O3 O लेवल के 3 साल हमने लॉन्च किए। ठीक है। उसी कैंपस के अंदर हमने अपना मिडिल स्कूल यानी 6, 7, 8 लॉन्च किया, और 2 साल के वक्फे के बाद 2021 में हमने प्री स्कूल और प्राइमरी कैंपस लॉन्च किया। माशाल्लाह से 2024 में हमने एक और इनिशिएटिव लिया कि गर्ल्स के लिए सेकेंडरी स्कूल के कैंपस सेपरेट, वो हमने सेपरेट किया। तो माशाल्लाह से 4 कैंपसेस हमारे इस वक्त मौजूद हैं। एंड नेचुरली हम कराची के मुख्तलिफ और इलाकों में भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपांड करेंगे, मगर वही चीज़ है कि इंसान कंसोलिडेट करते हुए, क्वालिटी मेंटेन करते हुए एक्सपांड करें। एक्सपेंशन फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन उसमें कोई फायदा नहीं है। फायदा कोई नहीं उसका।
ऊपर से नीचे इस तरह से आने का क्या रीजन था? इसका रीजन ये था कि हमारा जो असल फोर्टे है वो ए लेवल्स। तो ए लेवल्स की इस वक्त जरूरत थी, हमने पहले उस जरूरत को फुलफिल किया। जब पेरेंट्स माशाल्लाह हमारा घर भी हो गया, अल्लाह की खास रहमत थी, और हमने अपने कमिटमेंट्स पूरी की, हमने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी अफोर्डेबल कॉस्ट में। तो फिर उसके बाद पेरेंट्स की ही एक वो नेचुरल एक ख्वाहिश पैदा हुई कि आप ओ लेवल्स क्यों नहीं करते, आप छोटे बच्चे को क्यों नहीं करते। तो माशाल्लाह हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग हमारा क्रेडो फैमिली है कि इसमें ये भी होंगे कि अब फॉर एग्जाम्पल कोई 3 साल पहले कोई ग्रेजुएट हो गया तो अपने कजन को लेकर आ रहा है, अपने भाई को लेकर आ रहा है, तो वो इतने सारे सिबलिंग्स का हमारा एक इस तरीके से चल रहा है, रिश्तेदार ला रहे होते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। सर एक सवाल है ऐसा जो बड़ा अजीब मुझे लगता है करने के लिए, लेकिन मैं आपके क्या आज हमारे साथ बैठे हैं हॉट सीट पर, तो मैं चाहता ही हूँ कि सवाल ज़रूरी है ऐसे किसी टीचर से करना जो इतने साल लगा करके आए। एक्चुअली हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है, अगर उसके ऊपर हम बात करें तो 3 तरह के सिस्टम काम कर रहे हैं। एक आप देखें कि मैट्रिकुलेशन है, उनके अलग ही बच्चे होते हैं, उनका अलग ही जब वो मार्केट में इनके काम की तलाश में निकलते हैं तो उनका अलग ही मिजाज होता है। एक वो है जो ए लेवल ओ लेवल्स करके निकलते हैं, उनकी एक अलग मार्केट होती है। ठीक है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है, सही गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वन विंडो जो है करिकुलम पे बात होनी चाहिए, जैसे इमरान खान साहब के दौर में कुछ बात हो रही थी, ये एक सिलेबस होना चाहिए? असूली तौर पे तो किसी भी मुल्क में होना तो एक ही सिलेबस चाहिए, बल्कि चौथा एक और फैक्टर है जो हमारे मदरसे का निज़ाम, बिल्कुल उसमें भी फिर वो दरसे निज़ामी वाले भी आ गए और जो नए मदरसों ने अपने आप को री इन्वेंट किया और उन्होंने मैट्रिक और ये ओ लेवल्स ए लेवल्स कराना शुरू किया। बहुत ही अच्छा एग्जाम है। मेरे ख्याल से असूली तौर पे तो रियासत की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि एक तालीमी निज़ाम हो और वो इतना भरपूर हो कि यानी ये बेसिक ज़रूरत है जो रियासत को पूरी करनी चाहिए, मगर शायद किसी वजह से वो नहीं कर पाए, तो उसके लिए ये बाकी सारी चीज़ें मशरूम आउट करती है। तो जब तक वो परफेक्ट निज़ाम नहीं आ जाता या कम से कम उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ रहा, तब तक तो ये वाले निज़ाम ही चलते रहेंगे। सही है। लेकिन वही वाली बात है कि हम अपनी बेस मजबूत करते हुए आगे, अगर आज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने कोई अपना सिस्टम को चला रहा है इतने सारे मुल्कों, तो उसने उसके लिए मेहनत की, बिल्कुल ऐसे ही। उसने सिर्फ ये नहीं किया कि एक पेपर निकाला और उसको ऐसे फोटोकॉपी करके दे दिया, उसने उसके लिए मेहनत की। सवाल ये है क्या हम वो मेहनत एज ए रियासत एज ए गवर्नमेंट करने पर तैयार है? अगर वो मेहनत करने पर तैयार है, अगर वो इंटेलेक्चुअल्स का इस तरह का बोर्ड बनता है और इस तरह की मेहनत होती है तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये आपका सजेशन है कि होना चाहिए। जब आपने इसको ए लेवल ओ लेवल की जाके स्टार्ट किया, आपके ज़हन में वो मैट्रिकुलेशन वाला जो नॉर्मली जो स्कूल्स का चलता हुआ आ रहा है, प्राइवेट स्कूल्स खुल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे और दीगर बहुत सारे नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी की स्कूल का, लेकिन वो ज़हन में नहीं आया आपको ओ लेवल ए लेवल पे क्यों आप गए? इसलिए कि मैं खुद ये पढ़ा हूँ। अच्छा, इस वजह से जी, तो मुझे उसका इतना तजुर्बा नहीं। सही है। दूसरा ये कि बिल्कुल मैट्रिक इंटरमीडिएट के लिए भी अच्छी सहूलियत होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम जैसे हमारे लोकल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, बिजनेस का, ई कैट, एमडी कैट और बी कैट, तो वो हमारे वो टीचर्स, जैसे हम अपने कॉलेज के अंदर इस तरह की क्लासेस करते हैं कि हमारे वो टीचर्स जिन्होंने ओ लेवल्स भी किया हो, एट द सेम टाइम उनको उससे भी रोशनासी हो, तो वो जो है इस तरह की चीज़ों को वो लेके चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कैम्ब्रिज ही आखिर है, इसके अलावा मैट्रिक के अंदर भी अगर वो चीटिंग वाले मसले मसाइल सॉल्व हो जाए, सही है, लोगों का एतमाद बहाल हो जाए, ऐसा नहीं कि कोर्स के अंदर कोई मसला है, सही है। हाँ, ये तो हम बहस कर सकते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछने चाहिए, ठीक है, क्या रट्टाफिकेशन हर चीज का हल है, क्या हम बहुत सारी फिल्मी स्टोरी बीच में डाल के पेजेस ज्यादा भर दिए, तो वो वाली चीज नहीं है। लेकिन जहां तक कंटेंट का ताल्लुक है, उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, वो एक इल्मी डिस्कशन हो सकती है कि किस चीज को किस तरह पेश करना चाहिए, मगर नेचुरली बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि यानी किसी भी मुल्क में जितने मुल्क तरक्की याफ्ता है, नंबर 1 वो ये करता है अपनी मादरी ज़बान, और ये भी बहुत ही कड़वी हो रही है जो हमसे वो बहुत टाइम हो गया, 78 साल हो गए। और दूसरी चीज़ ये है कि नेशनल सिंगल करिकुलम अगर यानी सही इंटेंशन के साथ शुरू किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल प्रोसेस, ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ को आप उखाड़ देंगे और फिर दूसरा लाके थोप दिया जाए, उसको इतना कर दे कि लोग खुद ही कहें कि यार अगर वो इतना अच्छा चल रहा है, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स दैट। सर, रट्टा कल्चर आम है, बहुत ज़्यादा स्कूल्स में देखा जाता है, ख़ास तौर पे स्कूल्स में देखा जाता है, वहीं से बच्चे की बुनियाद बनती है। और रट्टा कल्चर को हमारे स्कूल्स के जो
जो ऑनर्स हैं कह लें, प्रिंसिपल्स कह लें, या जो एजुकेशनिस्ट कह लें, वो इस तरफ ख़त्म नहीं करने की बात करते। वो कहते हैं कि टीचर्स तो याद कराना तो क्या करें बेटा। अच्छा, इसमें एतदाल की राह, दरमियानी राह ये है कि जहाँ जिस चीज़ को याद करने की ज़रूरत है वो तो याद करनी है, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ अक्ल का मयार यही है, उसकी कैपेबिलिटी का मयार यही है कि वो कितना रिटेन कर सकता है? दैट्स रॉन्ग। जैसे पुराने ज़माने में IQ होता था, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, फिर बाद में आया EQ, इमोशनल क्वोशिएंट। तो द सेम गोस कि जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, जितनी चीज़ याद करनी वो है, लेकिन सिनेरियो के लिहाज से उसके अंदर चेंज होना चाहिए। तो O लेवल्स के अंदर एज सच इतना ज़्यादा रखता नहीं है, सिवाय चंद सब्जेक्ट के जहाँ लिखना होता है, मगर वो भी इतने मुख्तलिफ अंदाज से वो पूछते हैं कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए सोच समझने की सलाहियत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। सर, आप क्या समझते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए जो कि मैट्रिकुलेट से उठ करके आपके पास आता है, वो एक बड़ा मसला रहता है आपके लिए ख़ास तौर पे जो ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस खुले हैं, तो आप उसे कैसे स्कोर लेते हैं और क्या टेस्ट देते हैं उनको? अच्छा, कभी कभार ऐसे बच्चे आते हैं बहुत ही आटे में नमक के बराबर होते हैं, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन की होती है और वो ये करेज करते हैं कि वो उन्होंने A लेवल्स करना है, तो ये होता है। और माशाल्लाह से वो बच्चा शुरू में तो थोड़ा सा शेकी होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका पिकअप इतना अच्छा होता है कि वो A लेवल्स वालों से भी आगे निकलता है। तो ये कैम्ब्रिज ने बहुत इसमें आज़ादी रखी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने O लेवल किया तभी आप A लेवल कर सकते हैं। आप बगैर O लेवल के भी A लेवल करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, नॉट एवरीवन इज अप टू द मार्क, लेकिन जिसने इनिशिएटिव लिया होता है, पेरेंट्स ने अच्छी उनकी तरबियत की होती है, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखा होता है, सही टीचर से कंसेप्चुअली उन्होंने अगर मैट्रिक भी पढ़ा है तो वो A लेवल्स कर सकते हैं। ग्रेड्स अच्छे होते हैं या वो उस लिहाज से अपनी, यानी उन्होंने रट्टी की जो भी आपने बात की, तो उन्होंने सिर्फ रट्टा नहीं भरा होता है, उन्होंने समझा होता है, तो वो A लेवल्स कर सकते हैं। IQ टेस्ट होते हैं, आपके MCQ टेस्ट होते हैं, जी जी, उस तरह की चीजें भी होती हैं। हम बच्चे से एक बातचीत करके भी हमें अंदाजा होता है क्या है। कोर्स से मुताल्लिक, करिकुलम से मुताल्लिक मेरा सवाल है आपसे कि कैम्ब्रिज सिस्टम का करिकुलम और जो है वो जो इस तरह के और भी दीगर कॉलेजेस खुले हुए हैं, तो सबका क्या करिकुलम कैम्ब्रिज से बिलोंग करता है जो A लेवल O लेवल पढ़ा रहे हैं? कैम्ब्रिज का हर सिलेबस की एक आउटलाइन होती है, उसके लर्निंग आउटकम्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ पेपर्स होते हैं, तो उसमें कैम्ब्रिज आपको बाउंड नहीं करता है कि आपने इस किताब से ही पढ़ाना है या इस किताब से पढ़ाना है। वो कहता है ये मेरा सिलेबस है, ये मेरे सैम्पल पेपर्स है, मैं इस तरीके से पेपर ले रहा हूँ, आप जैसे भी इसको तैयारी कराएं वो आप एग्जाम आके दें। तो कैम्ब्रिज इस लिहाज से बहुत ही वर्सटाइल है। तो वही वाली बात है कि हो सकता है जो हमारा सिलेबस है और मैट्रिक का या इंटर का सिलेबस है वो 80-90% कॉमन होता है, हो सकता नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी होती हैं। असल जो चीज है वो क्वेश्चनिंग का स्टाइल है, हमारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन से उसके छोटे छोटे पार्ट्स में हैं, उसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट भी चेक होता है, एक्यूरेसी भी चेक होती है, मेथोडोलॉजी भी चेक होती है, मुख्तलिफ तरीके से वो पूरा बनाते हैं। तो वो जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। लेट्स से उन्होंने 2028 में जो पेपर देना है उसके ऊपर 2026 से काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उन्होंने फॉर एग्जांपल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाला और वो टीचर ने अपने बोर्ड को दिया, उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों में शायद ऐसे क्विज वो दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने देखा होगा कि बच्चे कितने टाइमिंग में करते हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ। तो जब कौमें इस तरह की मेहनत करती है अपनी एजुकेशन पे, तब वो दुनिया पे रूल करती है। क्या बात है, वेरी नाइस। सर, मैथमेटिक्स के आप टीचर हैं, मेरा एक सवाल बहुत ऐसा सवाल है कि बड़ा सा, चूँकि हमारे नॉर्मल माशरे में ऐसा देखा गया है, चूँकि पहले ज़माने में हम सारा हिसाब किताब जो है ना वो खुद कर लिया करते थे, उसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं थी। बाद में ये हुआ कि हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ा छोटे से हिसाब के लिए भी, और अब ऐसी आदत हो गई है किसी से कोई सवाल किया जाए मैथमेटिक्स के बारे में तो फौरन कैलकुलेटर। क्या आप मैथ के टीचर हैं, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं यूथ को कि वो इससे कैसे बचे? देखें, उसमें असल कहानी तो ये है कि कैलकुलेटर अलाउड हो नहीं अलाउड हो, पहले अपने जहन पे फोकस करें। ठीक है। पहले जहन को थोड़ा सा भगाएं। जब आप जिम भी जाते हैं तो पहले आप वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद बड़ी दौड़ के लिए, बड़ी मेहनत के लिए तैयार होते हैं। अगर आपने अपने जहन को बिल्कुल ही छोड़ दिया तो आपका एजिंग प्रोसेस ज्यादा तेज हो जाएगा, आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से देखें कि कैलकुलेटर जहां इस्तेमाल करना है वहां इस्तेमाल करना है, लेकिन जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है कम से कम उसका एस्टिमेशन। तो लोगों को तो जो उस कम्युनिटी के, बिजनेस कम्युनिटी के होते हैं, उनको तो पहाड़े टेबल्स 1.5 के और 1.25 के और 2.25 के भी याद होते हैं, तो वो उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं, और उसकी वजह से आप देखते हैं कि एक बड़ी एज में भी उनका जहन चल रहा होता है।
जितना ज्यादा आप अपने जिस्म को एक्सरसाइज कराएंगे, अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कराएंगे, उतना फ्रूटफुल है। छोटी चीजों के लिए कैलकुलेटर पे नहीं जाए, और एग्जामिनर भी इसको पसंद नहीं करता। जो कैम्ब्रिज के एग्जामिनर है वो कहता है कि मुझे आपके स्टेप्स देखने, मुझे अनसपोर्टेड आंसर फ्रॉम द कैलकुलेटर नहीं चाहिए। अगर आपने ये स्टेप नहीं दिया तो मार्क्स नहीं होंगे। तो मैं बच्चों को कहता हूँ पहले वर्क करे, पहुंच जाए। दो ही ऑप्शन है, या वो बगैर कैलकुलेटर से आएगा या कैलकुलेटर वाला होगा। अगर वो कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर निकाले, सॉल्व करे, उस पॉइंट पे करे। ये नहीं कि क्वेश्चन आया, आपने पकड़ा नहीं, अभी आपने नंबर पंच इन करना शुरू हो गए, तो वो एग्जामिनर आपको नियत के मार्क्स थोड़ी दे रहा है, वो तो आपके वर्किंग के अमल के मार्क्स देगा। अमल पहले पूरा दिखाएं, कैलकुलेटर की जहां जरूरत हो वहां इस्तेमाल। अमल की बात हो रही है तो इस पे एक बात मेरे ज़हन में आती है, जैसे क्लासरूम के अंदर बच्चे आजकल जो है, आजकल का जो चल रहा है सिस्टम, कॉलेज के अंदर देखा जाता है कि वो बोर्ड पे कोई टीचर कुछ उतार के दे रहा है तो वो उसे एक तस्वीर बना रहे हैं। बिल्कुल, वो लिखने की कोशिश भी नहीं करते। हम जब पढ़ते थे तो हम तो बाकायदा नोट्स बनाते थे। तो ये इसको कैसे मैं अपनी क्लासरूम के हवाले से मैं बात कर सकता हूँ कि अगर मेरी 1 घंटे की क्लास है और मैंने पहले 10-15 मिनट में अपने 2 लंबे वाले बोर्ड भर दिए, तो उसके बाद ऑलमोस्ट मैं उतना ही टाइम उनको देता हूँ कॉपी करने, और उसमें मैं क्लास में राउंड लगा, और उसमें मैं मेक श्योर करता हूँ कि एवरी सिंगल बंदा कॉपी करे। क्योंकि सर मैंने तस्वीर ले ली, मैं कहता हूँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मेरी तस्वीर ले लें, लेकिन इसको लिखना अपनी जगह फर्ज है। उसका एक बड़ा फायदा, जब तक वो नहीं लिखेगा उसके जहन में रजिस्टर नहीं होगा, तभी तो उसको रजिस्टर कहते हैं कि इन्हें अपने जहन में बिठाना। तो वो जहन में बिठाने के लिए कागज में पेंसिल का जो अल्लाह ताला ने कलम और पेपर का रिश्ता रखा है ना, उसको आप नेगेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी बात है। तो सर आप नए वाले जो नए बच्चे आ रहे हैं, आप इनकी पढ़ाई के मामला से मुतमईन हैं? आजकल तो गैजेट्स का दौर आ गया है, ठीक है, टैबलेट्स हैं, मोबाइल फोन हैं, लैपटॉप्स हैं, इन सब के ऊपर जो है वो बच्चे का ध्यान बढ़ चुका है, किताब से वो दूरी उसकी हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि ये इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? वैसे टेक्नोलॉजी तो अच्छी चीज़ है जी, लेकिन इससे बच्चे के अंदर मुताले की कमी आ गई। अच्छा, इसमें 2-3 आपने पॉइंट्स टच किए, मैं एक एक करके उस पर आता हूँ। जदीद आलात, गैजेट्स, उनकी अफादियत से इनकार नहीं है, बिल्कुल सही। कोविड ने हमें 10 साल आगे फेंक दिए। मैं अपनी क्लासरूम में खड़े होकर, वॉक करके, बातचीत करके, इंटरेस्टिंग अंदाज में मैं टीच करता हूँ, बच्चा ग्लूड रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एग्जाम का वक्त आता है तब मैं अपना आईपैड इस्तेमाल करता हूँ। आईपैड पे जो काम किया हुआ होता है वो करता हूँ, क्योंकि उससे कम टाइम में ज्यादा चीजें करनी है और वो आपसे यूज्ड टू हो चुका हो। शायद अगर मैं ऑर्डर रिवर्स कर दूं और आईपैड वाला मैं पहले कर दूं तो बच्चों को तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी बच्चा डिस्कनेक्टेड होगा क्योंकि वो मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखा। मैं एक कोने पे सिमटा बैठा हुआ और सिर्फ मेरा हाथ चलता हुआ नजर आ रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि क्लासरूम की लाइव टीचिंग, उसकी अपनी अफादियत है। दूसरी चीज के जो जदीद आलात है उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्लासरूम, तो गूगल क्लासरूम में मैंने अपने जो लेक्चर्स है आईपैड पे वो मैंने डाउनलोड करके रखे। बच्चे ने पहले मेरी क्लास में देखी, टॉपिक खत्म हुआ, उसको मैंने एक्सेस दिया इस चीज का, या हमारा जो पोर्टल है प्रेपअप के नाम से, उस पोर्टल का एक्सेस दिया, और वहां पर जो है अब वो जब दूसरी मर्तबा देखेगा तो उसको बाहर किसी हेल्प की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसने शहाब याकूब के 2 मुख्तलिफ अंदाज देख लिए पढ़ाने के, व्हाइट बोर्ड, मार्कर और चलना फिरना, और दूसरा आईपैड वाली। क्या बात, ठीक है। दूसरी चीज जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि बच्चा आजकल डिस्ट्रैक्टेड है, देखिए हम हमारे जमाने में हम जिस तरीके से पढ़ रहे थे तो शायद हमारे बड़े हमसे भी उस तरह ही डिससैटिस्फाइड होंगे। वो तो कहते होंगे हम इतने घंटे पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते। आज हम उनके साथ हैं, तो वो हर जमाने का तो एक वो फर्क रहता है, जनरेशन गैप रहता है। लेकिन आज भी जब आप क्वालिटी चीज पढ़ाते हैं तो वो उसके चाहने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा उसको डिसरिगार्ड करता है। तो आप जब तरीके से पढ़ाते हैं, मजेदार अंदाज से पढ़ाते हैं, बच्चा उससे स्टिक होता है, आप उसके पीछे पढ़ें, उससे फॉलो करें। हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर एक रिलैक्सेशन वाला फील ज्यादा है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, और तीसरी बात ये है कि जहां तक मुताले की बात है, यस, वो तो दुनिया में बहुत कमी है। अब उनको इतना उनका क्या कहेंगे कि ग्लू होने की रील के साथ तो आदत है, किताब के साथ, तो उसके लिहाज से टीचरों को अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करनी होगी। ठीक है, आप जनरेशन पे नहीं कर सकते, जो अच्छा बुरा जो होना था वो हो गया, उसके हिसाब से आप छोटे छोटे बाइट साइज कंटेंट करेंगे। यूट्यूब के शॉर्ट्स क्यों चलते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स, फेसबुक की रील्स ये क्यों चलती है, लोग बड़ी वीडियो क्यों नहीं देखते, इसलिए शॉर्ट। तो आप उस लिहाज से उसके जहन को मद्देनजर रखते हुए उस जनरेशन जी के बाद जनरेशन अल्फा या बीटा या जो भी है उसको मद्देनजर रखते हुए उसके हिसाब से आपने स्ट्रेटेजी करनी।
आप ये करना चाहेंगे कि हम अपने दादा के जमाने वाले स्टाइल से उनको पढ़ाएं, तो वो नहीं हो सकता। हमें उसके लिहाज से और जो माशरे है उसके साथ दूरी को खत्म करने के लिए असातिज़ा कोई आगे बढ़ना जी बिल्कुल बिल्कुल हम उसको रेफर करते हैं, लेकिन अब वो आसानी ये भी हो गई ना कि फॉर एग्जांपल एक 300 पेज की किताब है, सही है, बेशक किताब पढ़ना अपनी जगह पे, लेकिन उसका वो पीडीएफ भी नहीं पढ़ते। मसला ये है कि उसकी जो ऑडियो समरी है ना वो 15-20 मिनट के वो सुन ले तो वो काफी है। ये गलत है, क्योंकि आप जब किताब पढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर उंगली फेर रहे होते हैं, आपका जहन चल रहा होता है, उस लुत्फ का तो कोई नेमल बदल है ही नहीं, आप उसके अंदर चले जाते हैं, आप अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही तरह से वो एक उसका एक अपना लुत्फ है, लेकिन वो बच्चे इस चीज से अभी महरूम है, बिल्कुल महरूम है, क्या कह सकते हैं। सर अब बात कर लेते हैं क्रेडो के ऊपर। क्रेडो कॉलेज जो है, क्योंकि मैंने ये सारी बातें इसलिए की क्योंकि आपके साथ हमारा सेशन जो है एजुकेशनिस्ट के हवाले से हमने आपको लिया कि इतना साल का तजुर्बा, तो आपसे कुछ सीखने का मौका मिले ताकि नाज़रीन भी हमारे ग्रुप में आपसे सीखें। तो अब जो है क्रेडो कॉलेज में आपकी तालीम देने का अंदाज क्या है, उसके ऊपर हम बात जो मैंने डिस्क्राइब किया कि बच्चे को रेगुलर बेसिस के ऊपर अटेंडेंस का ख्याल रखते हुए, उसकी पंक्चुअलिटी का ख्याल रखते हुए, क्वालिटी एकेडमिक्स उसको देना, ताकि उसको बाहर किसी और सोर्स से वो मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, उसके लिए हम ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चे की अटेंडेंस रेगुलर हो। रेगुलर नहीं होती हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, और ये सारी चीजें ओरिएंटेशन में एडमिशन से पहले भी बताते हैं। ठीक है, और जो लकी वंस है जिनका एडमिशन हो जाता है उनके पेरेंट्स को भी बताते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, और उसके ऊपर फिर अमल करना। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर बच्चा क्लासरूम में पहुंचा होगा, मेंटली अवेक होगा, रात की नींद उसने सही की भी होगी, हो नहीं सकता कि जिस तरह के माशाल्लाह हमारी टीचर्स हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, और बच्चा उससे मुतासिर ना। हाँ, किसी भी एक चीज में, किसी एक फैक्टर में कमी पेशी होगी तो वो ग्रेड करना पड़ता है, तो ये हम मेंटेन करते हैं। एट द सेम टाइम इसी के साथ चूंकि ये स्किल्स का जमाना है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो 21st सेंचुरी की स्किल्स है, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, कोलैबोरेशन हो, और इसी तरीके से यानी कोडिंग और इस टाइप की चीजें, तो वो सारी चीजें भी हम उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। आपके यहाँ जो एनवायरनमेंट है डिजिटल सारी नहीं, हम डिजिटल यानी फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो है। आप कुछ टीचर्स जो हैं वो आईपैड में पढ़ाना पसंद करते हैं, कुछ टीचर्स जो हैं वो खड़े होकर सुकून से पढ़ाना पसंद करते हैं, तो वो तो हमने टीचर के ऊपर छोड़ा। असल चीज ये है कि रिजल्ट्स हमने क्या प्रोड्यूस करने हैं, उसके लिए कैसे मेहनत करनी है, उसके लिए टीचर्स की भी कमिटमेंट है, बच्चों की भी कमिटमेंट है, पेरेंट्स से भी कमिटमेंट कराते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 6-7 घंटे रहे, बिल्कुल सही, उसके बाद बाकी घंटे तो पेरेंट्स के साथ जाएगा। तो जब तक पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो वो चीज प्रोड्यूस नहीं होगी। और हम देखते हैं कि माशाल्लाह कौन से बच्चे एक्सेल करते हैं, तो वो बच्चे एक्सेल करते हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आपके आने से पहले एक बच्चा आया था, माशाल्लाह उसके बहुत अच्छे 4 A स्टार्स आए थे। सही है, तो उस बच्चे की पेरेंट आई थी और बहुत खुशी थी, और उन्होंने वो जो हमें एक फूलों का गुलदस्ता मुझे दिया, सर्वे को दिया, प्रिंसिपल को दिया। तो वो हमारे लिए ये होता है वो मोमेंट कि हमें लगता है कि हमारी पूरी मेहनत वसूल हो गई। सही है, कि वो जब पेरेंट्स और बच्चा एक वो मैसेज करता है और वो कहता है कि सर आपने ये पढ़ाया था और ये हुआ, और लेट्स से किसी बच्चे का शायद एक ही जगह बी भी आ जाए, तो वो कहेगा कि सर आपने तो पढ़ाया था, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अगली मर्तबा जो है वो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और मेहनत करके मैं इस ग्रेड को ऊपर कर लूंगा। तो वो आपको लगता है कि यार आपने अपना हक अदा कर दिया। यानी बच्चा आपसे कभी भी उसके पास दुनिया में कहते हैं ना कि नहीं ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, इल्जाम कोई नहीं लगा सकता अनलेस के आपने कोई फ्लॉ किया हो, किसी जगह कोई मिसकमिटमेंट की हो। तो बच्चे ने ये भी कह दिया कि सर हो सकता है मैं यू ग्रेडर था, आपने मुझे सी तक पहुंचा दिया, मेरे लिए वो भी सक्सेस है। वो तो अगर बेचारा यू ग्रेडर था, मैंने उसको ई से डी से सी तक पहुंचा दिया, बी तक पहुंचा दिया, उसको तो उसके लिहाज से तो उसने बहुत तरक्की कर ली। अब वो दुनिया जिंदगी का अगले स्टेज में और तरक्की कर लेगा, वो और मेहनत करेगा, और इंशाल्लाह। सर गैर निसाबी सरगर्मियाँ, हम निसाबी सरगर्मियाँ एक बड़ा अहम मौजूद है जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में होनी चाहिए। आपके यहाँ कितनी होती हैं और क्या उसका? तो हमारे में इस पे बहुत ज़्यादा जोर है। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसमें सर स्पोर्ट्स में जो हमारी टीम है वो बहुत ज़्यादा हिस्सा लेती है। हमारे सर रोहिल जो हैं माशाल्लाह से वो खुद बहुत अच्छे क्रिकेट के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो उनकी खास इन्वॉल्वमेंट होती है, मेरी देखने की हद तक होती है। हल्का फुल्का टेबल टेनिस वगैरह में खेलता हूँ, लेकिन माशाल्लाह से स्पोर्ट्स के अंदर जो भी कराची में ए लेवल्स के बच्चों के बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, जैसे हमारी टीम फुटसल में बैतुस्सलाम ओलंपियाड की डिफेंडिंग चैंपियन है, उतनी जगहों पे फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में पहुंची है। तो माशाल्लाह से हम एक तो स्पोर्ट्स हो गया, दूसरी चीज है डिबेट्स।
प्रेजेंटेशन लिटरेसी, पब्लिक स्पीकिंग कह लें, इसके ऊपर हम माशाल्लाह बहुत फोकस करते हैं। मुख्तलिफ जगह पे बच्चों के जो तकरीरी मुकाबले होते हैं, चाहे वो डिक्लेमेशन हो, चाहे वो NUNs हो, वहाँ हिस्सा लेते हैं। आप पिछले साल माशाल्लाह, बल्कि पिछले साल नहीं, इस साल ही फरवरी में हमारे कॉलेज के बच्चों ने, मैं उनको लेके गया था US, वहाँ का हमने दौरा किया था। शिकागो के अंदर हम गए थे, वहाँ के मॉडल यूनाइटेड नेशन में माशाल्लाह हिस्सा लिया था। इस तरीके से ये 2 चीज़ें हो गई। इसके अलावा कम्युनिटी सर्विस हो गई, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, साइंस और मैथ्स का कंपटीशन है, रूबिक, आर्ट्स का कंपटीशन है, क्लाइडोस्कोप, CSL हमारी क्रिएटिव स्पोर्ट्स लीग है। तो ये बहुत सारी सरगर्मियाँ चलती है, लेकिन नॉट एट द कॉम्प्रोमाइज, उसका हम नहीं करते एकेडमिक्स में, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एकेडमिक्स। उसके ऊपर अपनी जगह वो जरूरी है। तो हम अपना टाइम टेबल इस तरीके से सेट करते हैं कि सारी चीज़ों में बच्चा हिस्सा ले सके। नेचुरली बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर हम सिर्फ एकेडमिक्स में लेंगे, वो उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन हम उस प्लेट में सारी चीजें रखते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि वो IBA का एरिका का प्रोग्राम हो, या कोई हबीब यूनिवर्सिटी में कोई कर रहा हो, तो ये वो जो बच्चे जो यहाँ पे ये मेहनत कर रहे होते हैं, वो उस चीज में आगे। क्या बात है सर, आजकल AI का दौर भी आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो था ही, आजकल तो AI, रोबोटिक, इसके ऊपर आपका कितना काम? सर हमारा AI के ऊपर अभी जो है वो आप ये समझ लें कि इनिशियल लेवल के ऊपर हम बच्चों को कोडिंग की क्लासेस करा रहे हैं, प्री स्कूल से लेके ऑल द वे ग्रेड 11 तक। बल्कि इस मतलब हम कॉलेज के अंदर भी स्टार्ट करेंगे। तो वो जो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, पाइथन वगैरह, यानी अल्टीमेट ये है कि बच्चा वेब डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह की चीज़ों के स्किल्स उसको आने चाहिए। क्योंकि आजकल वो दौर है कि अगर कोई US भी गया तो उसको ज़रूरी नहीं है कि किसी जगह बैठ के काम करना है, वो फ्रीलांसिंग कर सकता है। तो इस तरह के स्किल्स डेवलप करने के लिए या बच्चों के अंदर छोटे लेवल पे इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमने कुछ लोगों को आउटसोर्स किए, वो इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करें। ठीक हो गया। आगे आने वाले फ्यूचर में आप क्या देखते हैं? क्रेडो को यूनिवर्सिटी की तरफ भी लेके जाने का इरादा? इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे। नेचुरल प्रोग्रेशन तो यही है यूनिवर्सिटी की तरफ। इंशाल्लाह ताला इंसान मेहनत करता है, अल्लाह ताला नवाजता है। बिल्कुल हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। अभी से कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये हमारे विजन के अंदर शामिल है। ठीक है सर, मोटिवेशन के हवाले से कोई ऐसी बात, आप कभी कोई मायूसी का दौर आपके ऊपर गुजरा, कभी नहीं गुजरा? कभी कोई ऐसा होता है ना कि फेलियर की तरफ कोई पोजीशन ऐसी बन रही होती है, जरूरी नहीं कि पढ़ाई में या कोई भी ऐसा काम करते हुए आपको ऐसा कुछ लग रहा हो ये तो काम नहीं हो पाएगा? ऐसे तो जिंदगी में होते हैं, ऐसे वाकयात होते हैं जी। लेकिन उन वाकयात के बीच में एक ऐसी बात कोई किसी बुजुर्ग की बताएगी, किसी वालिदैन की, पेरेंट्स की बताएगी कि आपके जहन में आती हो, वो जुमला, वो बात आपको मोटिवेट करती हो और उस मसले से निकाल बाहर? मेरे ख्याल से ये पूरे पॉडकास्ट का सबसे बेहतरीन आपने सवाल किया। ज़िंदगी में ऐसे मराहिल आते हैं, चाहे वो मेरी वो वाली ज़िंदगी हो जिस तरह वैसे टीचर थी, या टीचर प्लस एन एंटरप्रेन्योर या एजुकेशनिस्ट जो ये क्रेडो वाली ज़िंदगी थी। तो उसमें मेरे ख्याल से कुरान की एक आयत का टुकड़ा है, लइन शकरतुम वला अज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र अदा करते रहो, मैं तुम्हें मज़ीद नवाज़ूंगा। तो अल्लाह की राह में इंसान जितना ज़्यादा, अगर उसके पास वक्त ज़्यादा है तो वो वक्त लगाए, अगर दौलत है तो दौलत लगाए, कुछ नहीं है दुआ कर सकता है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करे। जितना दीन के लिए, मैं एक नॉर्मल सा सिंपल सा मुसलमान हूँ, लेकिन जितना इंसान कर सकता है लोगों की मदद के लिए, वो जो इकबाल का शेर है ना कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। क्या बात। तो बस ये वाला मैं समझता हूँ, ये प्रिंसिपल से इंसान यानी स्टिक कर ले, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते रहे, हर चीज़ में शुक्र अदा करते रहे, तो अल्लाह ताला डेफिनेटली नवाजता है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी औकात से कहीं ज़्यादा नवाजा। क्या बात है सर। ब्लॉगिंग भी आपने शुरू की थी, सुनने में आया था, और फिर वो काफ़ी मशहूर भी हुई, ख़ास तौर पे जो आपका वो टर्की वाला जो ब्लॉग है बहुत ज़बरदस्त है, और वो लोगों ने देखा भी और बड़ा मज़ा किया। तो उसको आगे क्यों नहीं लेके चले आप, फिर ब्लॉगिंग की तरफ भी और पॉडकास्ट की तरफ भी आए? ये क्या था सर, इसके बारे में बताइए। सर मैं समझता हूँ मीडिया इज एजुकेशन, एजुकेशन इज मीडिया। ओके। तो मुझे घूमने फिरने का शौक है, मुझे अच्छी क्वालिटी का खाना खाने का शौक है। क्या बात। तो माशाल्लाह से दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जब आता गया, तो फिर यूट्यूब पे बहुत कंटेंट देखा कि इसने ये अच्छा ब्लॉग बनाया, इसने बनाया, तो एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि यार इस तरह का थोड़ा बहुत तो मैं भी कर सकता हूँ। तो माशाल्लाह से जब 2020 में टर्की जाना हुआ, और टर्की के मुख्तलिफ शहरों, मेरी आदत है मैं वहाँ पहुँच के गाड़ी रेंट कार करके खुद ड्राइव करता हूँ फैमिली के साथ। तो वहाँ पर बस अपना iPhone 12 पकड़ा
और इसके हिसाब से जो समझ में आता था, कभी वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल, वो वीडियोस बनाते गए। तो माशाल्लाह उस तरीके से वो उसको 5-6 किस्तों में बनाया, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया, बच्चों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर शायद इतना जाना नहीं हुआ था, फिर एक मतलब उम्रे के लिए गया था, उसमें हल्का फुल्का बनाया था, लेकिन फिर वो एडिट नहीं कर सका। फिर अभी जब मैं फेब में गया था यूएस, तो वहाँ मैंने एक ट्रेन राइड की। वो ट्रेन राइड शिकागो से स्टार्ट होके ऑल द वे सैन फ्रांसिस्को तक 52 आवर्स की जर्नी। अच्छा, मेरा दोस्त वहाँ होता है बचपन का, यूसुफ, तो उसने कहा कि यार मैं शिकागो में हूँ, तो मेरे पास आ जाओ, मैं तो मसरूफ हूँगा, तुम तो वेकेशन पे आ जाओ। मैंने कहा अच्छा, प्लेन का टिकट, मैंने कहा प्लेन से आऊँ या किससे आऊँ? उसने कहा देखो प्लेन का टिकट तुम्हें मिल तो जाएगा, लेकिन एक जर्नी तुम ले लो, ये तुम्हें यादगार रहेगी। मैंने कहा कितने दिन की जर्नी है? उसने कहा 52 आवर्स की। मैंने कहा भाई 52 आवर्स क्या हो गया? और मैं अकेला था। अच्छा, लेकिन उसके कहने पे पहले मैंने YouTube पे सर्च किया, और वो 52 आवर्स की जर्नी वाकई वर्थ थी कि मुझे वक्त का पता नहीं चला। तो मैं अकेले बैठा उस ट्रेन में, और 52 आवर्स में जो अमेरिका के एक बीच से लेकर एक कोने तक, वो पूरा अमेरिका जो देखा, यानी अमेजिंग 7 स्टेट्स के थ्रू हो गए, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। तो उसका ब्लॉग भी आप जरूर से देखिएगा। और इस तरीके से यानी अब जब भी अभी मैं मलेशिया गया था, वहां पे इस मरतबा मैंने खाने पीने के लिए आ सका। तो वो भी इंशाल्लाह ताला भी हम लोग एडमिशन से फारिग हो जाए, क्योंकि आजकल इस चीज की मसरूफियत बहुत ज्यादा है। का बनाया तो जाहिर बात है कि टर्की मैं भी गया, टर्की में देखा तो जो शहर इस्तांबुल है, जी जी जी, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ की जर्नी वो शेयर कीजिए आप हमारे साथ। वहाँ के इस्तांबुल के अंदर जो मुख्तलिफ मकामात हैं, जैसे तो काफी म्यूजियम है, आया सोफिया मैंने उस वक्त भी देखा था कि जिस वक्त वो एक सिर्फ म्यूजियम था, फिर उसके बाद वो देखने का इत्तेफाक हुआ जब माशाल्लाह ये मस्जिद बन गई, वो एक बहुत अच्छा फील हुआ। इसी तरीके से इस्तांबुल में मेरे ख्याल से हर गली में एक कहानी, कभी कभार आप भटक जाते हैं तो नहीं पता आप किस जगह पे निकलते हैं, बेशक गूगल मैप है वो आपको फाइनल तो पहुंचा देगी, मगर बीच के रास्ते अलग है। इसी तरीके से हम वहाँ के जो बाजार है, यानी ये चीज मैंने उस कौम के अंदर देखी कि सफाई का बहुत एहतमाम, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि टूरिस्ट से चीटिंग करना वो नहीं है। कुछ स्कैमर्स तो हर जगह होते हैं, लेकिन इन जनरल ये नहीं है कि अच्छा ये टूरिस्ट से चले मैं उसको लूट मारता हूँ, ये वाला नहीं। और खाने तो वहाँ के बहुत मशहूर है। गलती से जिस गली के मैं तस्करा कर रहा था, तो मैं और मेरी मिसेस वहाँ निकल गए, वहाँ हमने देखा संडे का दिन है, साइड में एक बंदा जो है वो कबाब लगा के और रोटी लगा के बेच रहा है, तो सारे लोग बैठ के खा रहे हैं, हम लोग भी बैठ गए। तो ये इस तरह के एक्सपीरियंस मैं बिलीव करता हूँ कि बिल्कुल जस्ट है। और मैं ये नहीं कि कोई फैंसी रेस्टोरेंट में जाऊँ, जो वहाँ की आवाम खाती है, जो सड़क वाला खाना है, स्ट्रीट फूड है, असल मजा उसी है। क्या बात है सर, तो ये भी एक अच्छी आपकी जर्नी है जो आप साथ लेकर के चल रहे हैं, और इसको आगे इरादा है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, पॉडकास्ट करने का इरादा है? पॉडकास्ट मैंने थोड़ा बहुत किया था, मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्तों के साथ, कुछ जानने वालों के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, उनकी सक्सेस जर्नी शेयर की थी। तो जो अभी आप मेरे साथ कर रहे हैं टेक्निकली तो कैसा लगा? अच्छा एक्सपीरियंस जी। नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? नौजवानों के लिए यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि लाइफ इज नॉट इजी, और तंजिया नहीं कह रहा हूँ, अच्छे अंदाज से कह रहा हूँ, रिलेटेबल आपसे करने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो उस तरह कंटेंट के हिसाब से बात कर रहा था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्क्रोलिंग। लाइफ इतनी इजी नहीं आती है, दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखकर सक्सेस नहीं आती। बेशक उससे इंस्पिरेशन तो मिलती है, लेकिन उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। मैं इस चीज का भी हामी नहीं हूँ कि जो वो कहते हैं हसल कल्चर और 4 घंटे आप सो जाए, 20 घंटे काम करें, दैट्स ऑल स्टूपिडिटी। अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए, इंसान सोने के वक्त सोए, काम करने के वक्त काम करे, मेहनत करे, अपनी पूरी एफर्ट लगाए, उसके ऊपर कोई चीज नहीं छोड़े, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सक्सेस देता है। बस इतना सिंपल सा रेसिपी है सक्सेस। बहुत अच्छा लगा सर आपसे भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपका पॉडकास्ट, आपका स्टाइल, आपने जिस तरीके से पूछा, यानी 1 मिनट के लिए मुझे अपने पॉडकास्ट में आपके सवाल सुनकर मजा आ रहा सर, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे नाज़रीन के लिए बताई, और इंशाल्लाह ज़रूर, ये तो बहुत दामने वक्त में गुंजाइश कम है, नहीं तो मैं आपके साथ और बैठता, तो मजबूरी है हमारी इस चीज़ को माजरत हमारी तरफ से नहीं आपकी मोहब्बत है माशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ दोबारा बैठेंगे, ज़रूर बैठेंगे इंशाल्लाह, तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन की हमारी मुलाकात थी सर शाहाब याकूब से, और मैं समझता हूँ कि इनके हाथों कई ऐसे चेहरे निकले हैं जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से निकल करके आगे जाके उन्होंने किसी बड़ी कंपनीज़ को ज्वाइन किया और हेड किया है, कई एंटरप्रेन्योर उनके लड़के बच्चे निकले हैं, और वो यकीनन उनके साथ जब कभी मिलते होंगे तो उनको बड़ी खुशी महसूस होती है।
तो ये एक टीचर का बड़ा एक अज़्म होता है। तो जो मैंने आपसे एक शेर शुरू में कहा कि सदा रुपोश रहते हैं पत्थर, इमारत जिनके कानों पर खड़ी है, यकीनन ये लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। इनको नहीं पता होता कि इनके बच्चे इनके बताए हुए काम से कहाँ पहुँच गए। तो यकीन इंशाल्लाह इनकी बातों से, सर शाह की बातों से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगली किसी एपिसोड में किसी शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। और आखिर में इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल। अपने मेज़बान ग़ज़नफ़र जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।